हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्चुअलाइजेशन का है। आज हम बाकायदा अपने कोर्स की जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने पूरे कोर्स की अपनी आउटलाइन को मेंशन किया था, जिसमें हमारा पहला टॉपिक वो वर्चुअलाइजेशन का बनता था। तो आज उसी चीज़ को हम सीखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था। मतलब हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क चल रहा होता था वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो पहले हम इस चीज़ को सीख लेते हैं ताकि आपके लिए वर्चुअलाइजेशन को समझना ईजी हो। तो आइए पहले हम वीडियो की जानिब चलते हैं और ये सीखते हैं कि ट्रेडिशनल नेटवर्क हमारा किस तरीके से काम करता था। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है जिसमें मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इजीली कि हमारे पास दो किस्म के नेटवर्क हैं, एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है और एक वर्चुअल नेटवर्क है। तो इसको हम वर्चुअल आर्किटेक्चर या ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि हमारे पास 10 एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है और हमने 10 एप्लीकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करनी है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस की। तो आप क्या करते हैं, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है कि भाई उसको पता है कि वर्चुअलाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसको तो आप भूल जाएं। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता है कि आपने अगर 10 एप्लीकेशंस को रन करना है तो आपको 10 फिजिकल सर्वर्स चाहिए। और आपको ये भी पता है कि वो 10 फिजिकल सर्वर्स आप लेंगे तो उसकी कॉस्ट है एक, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस जो सर्वर है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, फिर उसके सर्वर रैक्स होंगे, फिर आपको एसी के लिए खर्च करना पड़ेगा, फिर आपको यूपीएस भी उसके हिसाब से रखना पड़ेंगे, बैकअप्स आपको देखने पड़ेंगे यूपीएस वगैरह के, और फिर आपको सर्वर के बैकअप्स या एप्लीकेशन के बैकअप्स भी देखने पड़ेंगे इन केस कोई ख़राब हो जाए या कोई सर्वर उड़ जाए आपका, तो आपके पास बैकअप के अंदर हार्डवेयर मौजूद हो जो आपकी इस एप्लीकेशन को रन कर सके। तो उस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता था कि स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी कॉस्ट में, सर्वर्स के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्पेंडिंग करनी पड़ती थी। तो जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया तो ऑर्गेनाइजेशंस ने, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को देखा कि यार हमारी कॉस्ट जो है वो सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा जाती है। तो आप ये देखें कि आपके पास ये सर्वर हो गया, फिजिकल सर्वर, उसके बाद आप डायरेक्टली इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते थे और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद उस पर एप्लीकेशन जा रही है। ये हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हो गया। अब जब हमारे पास ये मसले मसाइल आने लगे तो एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। इस वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, अभी आपको ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मैंने समझा दिया कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर किस तरीके से काम कर रहा था। अब आप वर्चुअल की तरफ आ जाए। जब आप वर्चुअल आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं, वर्चुअल आर्किटेक्चर में आप देखते हैं कि आपके पास एक सर्वर है, एक सर्वर के ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर डाल दिया जिससे आप वर्चुअल लेयर इसमें लिखा हुआ है, इसको आप हाइपरवाइजर, असल में हाइपरवाइजर कहते हैं, इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए वर्चुअल लेयर जो है उस पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करा, जब वर्चुअल लेयर आपने इस पर डाली या हाइपरवाइजर आपने इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपने क्या किया, मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर डाल दिया। मिसाल के तौर पे 10 एप्लीकेशंस हैं तो आपने एक ही सर्वर लिया एक अच्छी स्पेक्स का और उसके ऊपर आपने अपने 10 ओएस डाल दिए जिस पे आपकी 10 एप्लीकेशंस चली गई। तो आपके पास बेनिफिट क्या हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन के पास बेनिफिट क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे ये 10 सिस्टम लगाने पड़ रहे थे फिजिकल, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ एक अपना फिजिकल सर्वर लिया अच्छी स्पेक्स का और उसके ऊपर 10 ओएस डाल दिए। सही है। अब जब उसने उसके ऊपर 10 ओएस डाल दिए, 10 एप्लीकेशंस डाल दी, तो हमारे पास एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई, दूसरा हमारे पास स्पेस बच गई, हमारे पास यूपीएस के खर्चे कम हो गए, हमारे पास मतलब हमें कोई ज़्यादा बड़ा यूपीएस नहीं लगाना, छोटा सा यूपीएस लगाएंगे हमारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको 10 के के यूपीएस की ज़रूरत पड़ रही है या 5 के यूपीएस की ज़रूरत पड़े तो अब आपको 2 के यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी, 3 के यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से काम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और चीज़ों को डिप्लॉयमेंट करने का। जहां आप 10
सर्वर के ऊपर कॉस्ट अपनी खर्च कर रहे थे, वहाँ आप 10 सर्वर के अलावा 2 सर्वर लें और उसके बाद आप अपने जो आईटी की और चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आप स्पेंडिंग कर सकते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं बजाय आपके कि आप सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा मिली। इसके ऊपर फिर हमारी मैनेजमेंट भी ईजी हो गई। मतलब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप फिजिकल सर्वर्स 2 से 3 लगा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके पास बैकअप भी हो जाएगा, रिडेंडेंसी भी आपको मिल जाएगी, आप इस पर लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। अब आपने अगर ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर करना होता है तो आपके पास जहां आप 10 सर्वर्स लगाते हैं वहां आपको बैकअप के अंदर 10 सर्वर्स और लगाने पड़ते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, जिससे आपको रिडेंडेंसी मिलती। फिर आपको बैकअप अगर चलाना है तो उसके ऊपर चलाना पड़ता। उसके बाद आपको अगर लोड बैलेंसिंग करनी है तो फिर लोड बैलेंसिंग भी आपको करनी पड़ती। तो आपका जो ये 10 सर्वर्स का काम था वो 2 सर्वर्स के अंदर हो गया, या आपने अगर ज़्यादा रिडेंडेंसी देनी तो 3 सर्वर्स के अंदर कर लिया। डिपेंड ऑन योर आर्किटेक्चर, या आप किस तरीके से अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या किस तरीके से आप जो है अपने नेटवर्क को बनाना चाह रहे हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या नीड है। तो ये हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। आई होप ये आप समझ में आया होगा। अच्छा, इस चीज़ को हम और अगर थोड़ा डीप में देखें तो ये मैंने नीचे एक पूरी डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। Virtualization is a technique of how to separate a service from underlying physical delivery of that service. It is a process of creating a virtual version of something like computer hardware. इसके अंदर सिंपल सी ये बात बताई जा रही है कि आप जो है फिजिकल सर्वर्स को एक लॉजिकल सर्वर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या आपने हार्डवेयर को एक लॉजिकल वर्चुअल हार्डवेयर के अंदर अपने कन्वर्ट करते हैं, और आपका जो सारा प्रोसेस है वो उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट से चल रहा होता है। और जितनी वीएम्स होती हैं या जितने आप ओएस उसके ऊपर डालते हैं, वीएम्स का मतलब है वर्चुअल मशीन, तो जो आप वर्चुअल मशीन उस पर डालते हैं वो सब आइसोलेटेड होती है एक दूसरे से। मतलब कोई सर्विस दूसरी सर्विस से टकराव नहीं करती या कोलैप्स नहीं करती जिसकी वजह से आपके पास कोई इशू है या कोई इशू क्रिएट हो। अच्छा, with the help of virtualization, multiple operating system and applications can run on virtual machine and its same hardware at the same time। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ही फिजिकल सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको साइमल्टेनियसली एक साथ आप रन भी कर सकते हैं। उसमें आपके पास कोई कोलिजन, कोई कोलैप्स या कोई सर्विस का आपके पास मसला क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, हाइपरवाइजर क्या होता है? अब ये इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं। हाइपरवाइजर क्या होता है? याद होगा आपको कि मैंने ये बात की थी कि वर्चुअल लेयर या हाइपरवाइजर, तो ये वो चीज़ है हाइपरवाइजर जिसकी मैं बात कर रहा था। कि हाइपरवाइजर क्या करता है कि आपको एक इन्वायरमेंट बना के दे देता है जिसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हाइपरवाइजर ऑल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर VMM is software that creates and runs VMs. A hypervisor allow one host computer to support multiple guest VMs by virtually sharing its resources such as memory and processing. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरवाइजर क्या करता है, आपको एक वर्चुअल लेयर बना के देता है एक फिजिकल सर्वर के ऊपर, जिस पे आप अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल VMs के साथ शेयर करा रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ों के साथ शेयर करा रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे यहाँ से याद आया कि जब आप यहाँ पे एक फिजिकल सर्वर लगाते हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि वो उसकी वजह से, उन एप्लीकेशंस की वजह से सर्वर अंडर यूटिलाइज हो रहा होता है। मतलब सर्वर के रिसोर्सेज जो होते हैं वो सही तरीके से या इफ़िशिएंटली मैनेज नहीं हो पाते या यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन है वो इस चीज़ का भी काउंटर करती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से इफ़िशिएंटली जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, अब हम चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ। हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में सबसे पहले लिखा हुआ इनेबल रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके ऊपर रन कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें इस पर रन कर सकते हैं। सेकेंड में मोर फ्लेक्सिबल एंड इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि आप अपने रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली और
फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू जो है ना मैनेज कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक एप्लीकेशन पे रैम की ज़्यादा एलोकेशन चाहिए तो आप उसको ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी कम रिसोर्सेज को यूज़ करती है तो आप उसको कम रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन और डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये आपको ईजी मिलता है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। थर्ड नंबर, इट लोअर द कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को कम कर देता है। हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, जैसे कि ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि हाई अवेलेबिलिटी आपको मिलती है और डिजास्टर रिकवरी मिलती है। डिजास्टर रिकवरी से क्या मुराद है कि अगर आपके पास कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई आपका सर्वर डाउन हो जाता है, कोई आपके पास रैम मसला कर जाती है, XYZ किसी भी तरीके से आपका एक सर्वर डाउन हो जाता है, पावर डाउन हो जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो वो डिजास्टर कहलाता है। और उस डिजास्टर को रिकवर करने के लिए आपके पास बैकअप सर्वर्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपने उसी VM को रन कर सकते हैं। नंबर 5 में देखते हैं परसू ऑफ द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड। परसू का मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन डिमांड जैसे आप चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। होस्ट, अच्छा होस्ट क्या होता है? होस्ट बेसिकली उस सर्वर को कहते हैं जिसके ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई भी सर्वर हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है जिसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है। हाइपरवाइजर की डेफिनेशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हाइपरवाइजर क्या होता है। और होस्ट जो है वो आपके हाइपरवाइजर के साथ होता है, मतलब हाइपरवाइजर जो है वो आपके होस्ट पे इंस्टॉल होता है जो वर्चुअलाइजेशन की आपको लेयर प्रोवाइड करता है। और हाइपरवाइजर के ऊपर फिर आप अपनी VMs क्रिएट करते हैं जिसे वर्चुअल मशीन कहते हैं। ये पहले आपका होस्ट हो गया, होस्ट के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है और हाइपरवाइजर के ऊपर VMs क्रिएट होती हैं। और उन VMs के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होते हैं उसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको इंशाल्लाह इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली कमेंट करें, इंशाल्लाह उस कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी आपके पास मसला आ रहा है, कोई आपको समझने में इशू हुआ तो आप काइंडली कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू। काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आपकी वीडियो जो हमारी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।